तो बहुत बाद में आया। और अभी भी बहुत सारी ऐसी जगह हैं, ट्राइबल सोसाइटीज़ हैं जहाँ पर कोई राइटिंग सिस्टम नहीं है। और यदि कोई स्पीकर जो मॉडर्न लैंग्वेज बोल रहा है, सीख रहा है, यदि वो नई राइटिंग सिस्टम अडॉप्ट करना चाहे तो भी भाषा नहीं बदलने वाली है ना। तो ये तो आ गया समझ में। दूसरा है लैंग्वेज इज अ स्ट्रक्चर्ड सिस्टम। द रिलेशनशिप बिटवीन अ वर्ड एंड इट्स मीनिंग इज आर्बिट्रेरी। मतलब कि जो एक शब्द और उसकी मीनिंग के बीच जो रिलेशनशिप है वो आर्बिट्रेरी है। आर्बिट्रेरी मतलब अपने व्यक्तिगत रूप से किसी चीज़ को लेना या बनाना, समझना। तो हर एक शब्द का मीनिंग व्यक्ति अपने अपने तरीके से अलग अलग उसका अर्थ निकालता है। हम ये नहीं बता सकते कि हम कॉकरोच को कॉकरोच क्यों बोलते हैं, बैट को बैट क्यों बोलते हैं, रेड कलर को रेड ही क्यों बोलते हैं, ब्लैक क्यों नहीं बोलते। तो जो मीनिंग है एक वर्ड का वो डिटरमाइन होता है किसी दूसरे वर्ड के रिलेशनशिप से। मतलब कि ब्लैक हमको तभी समझ में आएगा जब हम जानेंगे कि वाइट क्या है। तो इसीलिए कहते हैं द मीनिंग ऑफ अ वर्ड इज डिटरमाइंड बाय इट्स रिलेशनशिप टू अदर वर्ड्स। किसी भी आवाज़, किसी भी शब्द को हम आइसोलेशन में नहीं समझ सकते हैं। वो किसी जब दूसरी चीज़ से रिलेटेड होगा तभी हम उसको समझ सकते हैं। दूसरा, हर एक भाषा का एक सिस्टम होता है आवाज़ या आवाज़ को समझने का या शब्दों को सेंटेंस में ढालने का। फर्डिनेंड डी ससोर जो थे स्ट्रक्चरलिस्ट, उन्होंने कहा था कि लैंग्वेज, किसी भी लैंग्वेज के 2 एस्पेक्ट्स होते हैं। पहला लैंग और दूसरा पैरोल। दूसरा ये है कि लैंग्वेज मतलब कि इसमें रूल्स होते हैं, ग्रामेटिकल रूल्स की भाषा किस तरह होनी चाहिए। और पैरोल जो है वो इंडिविजुअल यूसेज है। तो दोनों ही कॉन्सेप्ट काफ़ी सेम है। तीसरा है मीनिंग ऑफ ग्रामर। पहले ये ऐसा विश्वास था कि केवल पढ़े लिखे लोग ही ग्रामर जानते थे। नाउ वी नो दैट इन द पास्ट पीपल मेंट बाय ग्रामर द फॉर्मल एनालिसिस ऑफ अ लैंग्वेज। कि आपको फॉर्मल तरीके से भाषा समझ में आनी चाहिए। यहाँ पर मतलब कि सब्जेक्ट की जगह सब्जेक्ट हो, वर्ब की जगह वर्ब हो, ऑब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट हो। एक अनपढ़ व्यक्ति या पढ़ा लिखा व्यक्ति भी अगर फॉर्मल एनालिसिस नहीं कर पा रहा है किसी लैंग्वेज का तो उसे इलिटरेट माना जाता था या इसको इग्नोर कर दिया जाता था। तो जो मॉडर्न लिंग्विस्ट हैं वो ग्रामर को 3 प्रकार से देखते हैं। पहला तो नेटिव स्पीकर्स ग्रामर, मतलब आप जहाँ रह रहे हो वहाँ की भाषा के रूल्स आपको समझ में आने चाहिए, आपको भाषा अच्छी तरीके से आनी चाहिए। तो इसका मतलब आप उसकी ग्रामर को जानते हो, तभी आप एक सेंटेंस और नॉन सेंटेंस के बीच डिफरेंस जान पाओगे। दूसरा है टीचर स्टूडेंट ग्रामर, मतलब कि एक ऐसी भाषा जो विद्यार्थी और अध्यापक के बीच होती है और ये ज़्यादा इसी भाषा को यूज़ करने की सलाह दी जाती है क्योंकि ये ज़्यादा फॉर्मल रहती है। तीसरा है लिंग्विस्टिक्स की ग्रामर, जो ये डिस्क्राइब करती है रूल्स लैंग्वेज के। द थर्ड इज द लिंग्विस्ट ग्रामर विच डिस्क्राइब्स द रूल्स ऑफ अ लैंग्वेज। यदि एक अच्छा हियरर और स्पीकर है तब तो किसी भी भाषा को अच्छे से समझा जा सकता है, किसी भी प्रकार के वाक्य बोले जा सकते हैं और वो लोग समझने में सक्षम रहेंगे। नोआम चॉम्स्की का कॉन्सेप्ट था कॉम्पिटेंस एंड परफॉर्मेंस। तो कॉम्पिटेंस क्या है? कॉम्पिटेंस इज रिलेटेड टू द अंडरस्टैंडिंग एबिलिटी एंड परफॉर्मेंस टू प्रोड्यूसिंग एबिलिटी। चौथा है डीप स्ट्रक्चर और सरफेस स्ट्रक्चर। डीप स्ट्रक्चर जैसे नाम से मालूम चल रहा है कि इसका कोई डीप मीनिंग होगा। अगर जैसे कि सरफेस स्ट्रक्चर भी दिया गया है तो सरफेस लेवल पर ही हमको मीनिंग जो सीधे सीधे दिखाई दे रही है वो उसकी मीनिंग नहीं होगी बल्कि डीप होगी। तो नोआम चॉम्स्की का ये कॉन्सेप्ट है।
तो उसने बताया कि जो वो लैंग्वेज, जैसे अगर हम किसी भाषा को नहीं जानते, जैसे मान लो गुजराती में बड़े भाई को मोटा भाई बोल देते हैं, तो अगर किसी ने बोला मोटा भाई, तो सरफेस लेवल पे तो दिख रहा है कि उसको हम मोटा बोल रहे हैं, लेकिन अगर किसी को पता है कि जो कोई नेटिव स्पीकर होगा, जो गुजराती होगा, उसे ही समझ में आ पाएगा कि मोटा का मतलब बड़ा भाई है। तो इसीलिए उन्होंने बोला कि सिमेंटिक इंटरप्रिटेशन जो है वो डीप स्ट्रक्चर है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आई ऑर्डर्ड हिम टू पे हर, मैंने उसे ऑर्डर दिया कि उसको पैसे दे दो। तो उसको पैसे दे दो, तो इसका मतलब कि यहाँ पर टू स्ट्रक्चर हैं डीप लेवल पे। आई ऑर्डर्ड हिम, मैंने उसको ऑर्डर दिया, और एम्बेडेड सेंटेंस जो है ही पे हर, उसने उसको दिया, मतलब पे किया। ऐसे ही दूसरा सेंटेंस है, आई प्रॉमिस्ड हिम टू पे हर, मैंने उसको वादा किया कि मैं उसको पे कर दूंगा, उसकी जो भी किसी चीज़ की कीमत है मैं उसको चुका दूंगा। तो यहाँ पे डीप स्ट्रक्चर क्या है, पहला क्या है, आई प्रॉमिस्ड हिम, और एंड द एम्बेडेड सेंटेंस जो है आई पे हर, मैंने उसको दिया। तो सरफेस लेवल पर जो दोनों सेंटेंस हैं वो एक जैसे दिख रहे हैं, लेकिन डीप स्ट्रक्चर में दोनों ही अलग हैं। अब ये लिंग्विस्टिक्स जो का पोर्शन तो वो यहाँ पर कंप्लीट हो गया। अब आते हैं साइकोलॉजी पर। साइकोलॉजी और जो लिटरेचर है वो ह्यूमन बिहेवियर पर फोकस करती है ना। जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं और जो राइटर्स होते हैं, इन दोनों में बहुत सी चीज़ें सेम होती हैं, क्योंकि लिटरेचर क्या है, एक प्रेजेंटेशन है मैंस की साइकी की, और जो साइकोलॉजी है वो एक साइंटिफिक डिस्क्रिप्शन हो जाता है। अगर कोई राइटर किसी सेम टॉपिक के बारे में बार बार लिख रहा है, मान लीजिए डेथ के बारे में बार बार लिख रहा है, तो हम उसकी साइकोलॉजी पता कर सकते हैं कि वो इसी टॉपिक को क्यों चुनता है बार बार। उसकी साइकोलॉजी हम देख सकते हैं कि या तो ऐसे कोई घटना घटित हुई होगी उसके आसपास, या बहुत सारे लोग उसके परिवार में मरे होंगे, डेथ हुई होगी उसने, या तो उसको इस टॉपिक पे बहुत इंटरेस्ट होगा, कुछ भी हो सकता है। तो लिटरेचर जो है, अगर हम किसी भी वर्क को पढ़ रहे हैं तो उसके राइटर की साइकोलॉजी को हम थोड़ा बहुत जान सकते हैं। और साइकोलॉजी तो है ही एक अलग ब्रांच, हो तो साइंटिफिक डिस्क्रिप्शन है, इसलिए बोला गया है कि दोनों बहुत ही क्लोजली रिलेटेड हैं। सिगमंड फ्रॉइड ने कहा भी था कि जो पोएट्स और नॉवलिस्ट हैं, उन्होंने तो ये चीज़ मुझसे बहुत पहले डिस्कवर कर दी थी, क्योंकि उसी ने कॉन्सेप्ट दिया था साइकोलॉजी वाला। तो उसने बोला कि मैंने तो केवल एक साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन दी है, ये सारा काम तो पोएट्स कर ही चुके थे पहले। We know that poets, novelists and dramatists have all been influenced by his psychology. William James' concept of the consciousness made the novelists James Joyce, Virginia Woolf and Dorothy Richardson write a new kind of novel which is now known as the stream of consciousness novel. साइकोलॉजी आपको पता होगा कि एक नई अप्रोच भी है लिटरेचर में, है ना। ये एक अप्रोच की तरह यूज़ की जाने लगी है। Freud's interpretation of King Lear and Dr. Jones of Hamlet are bold and original. फ्रूड ने कहा कि जो एक राइटर होता है, क्रिएटिव राइटर, वो न्यूरोटिक होता है, मतलब कि उसका माइंड स्टेबल नहीं रहता है। स्टेबल नहीं रहता है, इसका मतलब ये है कि वो खुशी में भी गम देख सकता है, गम में भी खुशी देख सकता है। तो लोग उसको तो पागल ही कहेंगे कि उसका दिमाग तो स्टेबल नहीं है, जबकि वो क्रिएटिव है, वो किसी हर चीज़ में क्रिएशन करेगा ना पोएट। Besides Freud's contention that a creative writer is a neurotic and minor literature, a kind of daydreaming has made critics analyze a literary text in a new way. Carl Jung's seminal essays, Psychology and Literature and Archetypes of the Collective Unconscious, have given birth to archetypal or myth criticism. तीसरा है क्रिश्चियनिटी। जो हमारी ओल्ड इंग्लिश पोइट्री थी ना, वो रिलीजियस थी, मतलब धार्मिक थी। जितनी भी पुरानी कविताएं लिखी हैं उसमें धर्म का प्रभाव दिखता ही दिखता है।
जब रेनेसां और रिफॉर्मेशन का पीरियड था तो दो चीज़ें बहुत ही फेमस थी। पहला सेक्युलर और रिलीजियस, ये दो चीज़ें बहुत ही फेमस थी उस समय। तो जो सेक्युलर लोग थे वो इवल प्रैक्टिसेस जो होती थी होली मैन की, होली मैन यहाँ पोप को कह रहे हैं, मतलब जो धर्म के उपदेश देते थे, जो अपने आप को बड़ा पवित्र मानते थे, तो उनको एक्सपोज करना ही इनका काम था, इन सेक्युलरिस्ट का। और चर्च के जितने भी इवल प्रैक्टिसेस थे, मतलब कि जैसे ये लोग क्या करते थे कि पैसा कमाते थे लोगों से। पोप जो है वो लोगों को डराते थे कि ऐसा बोल करके कि तुमने जितने भी पाप किए हैं तुम हमसे इंडल्जेंस खरीद लो। और वो इतने महंगे रहते थे कि लोग उनकी बातों पर विश्वास करते थे, क्योंकि बाइबल तो लैटिन में लिखी थी और लैटिन हर किसी को आती नहीं थी। जो वो लोग कह देते थे वही लोग मानते थे कि मतलब कि वो लोग लोगों के पैसों से बढ़िया ऐशो आराम की ज़िंदगी जीते थे। वहीं जो दूसरी और रिलीजियस पोएट थे वो ओल्ड ट्रेडिशन को मानते थे, मतलब रूढ़िवादी थे थोड़ा, कि वो धर्म पर विश्वास करते थे। स्पेंसर was the finest product of the Renaissance and the Reformation. The rise of Protestantism and authoritative translation of the Bible into English in 1611 made a lasting effect on the English poets. रिलीजियस वर्क के अगर हम एग्जांपल देखें तो जितने भी मोरालिटी प्लेज हैं, मिस्ट्री प्लेज हैं, मिरेकल प्लेज हैं, ये सारे ही रिलीजियस हैं, क्योंकि इनमें धर्म की बातें बताई गई हैं। धर्म से या कुछ अच्छी किताबों से, बाइबल से छोटी शॉर्ट स्टोरीज लेकर लोगों को समझाया जाता था। जैसे स्पेंसर्स की फेरी क्वीन हो गई, डंस की होली सॉनेट्स, हर्बर्ट की द टेम्पल, मिल्टन की पैराडाइज लॉस्ट और पैराडाइज रिगेन्ड, जॉन बनियन की पिलग्रिम प्रोग्रेस, क्रिश्चियाना रोजेटी और हॉपकिंस की जो जितने भी पोएम हैं सभी रिलीजियस हैं। और जितने भी बड़े बड़े ड्रामेटिस्ट हुए, पोएट्स हुए, नॉवेलिस्ट हुए, उन्होंने क्रिश्चियन स्पिरिट तो अपने में किया ही है, क्योंकि सारे इन्फ्लुएंस थे, ये सारे रिलीजियस पोएट्स कह सकते हैं, है ना। और इन चीज़ों को हम तभी अप्रिशिएट कर पाएंगे जब हमको क्रिश्चियनिटी, चर्च और बाइबल की टीचिंग्स का नॉलेज होगा। लास्ट है एंथ्रोपोलॉजी और सोशियोलॉजी। एंथ्रोपोलॉजी क्या है? एक साइंटिफिक स्टडी है, एक वैज्ञानिक पढ़ाई है कि मनुष्य की उत्पत्ति कैसे हुई और वे लोग बहुत सारे रेसेस, कल्चर्स में कैसे डिवाइड हो गए। और सोशियोलॉजी जो है वो भी एक साइंटिफिक स्टडी है डेवलपमेंट की, डिफरेंट सोशल ग्रुप्स की, उनके इंटरेक्शंस की, और सोसाइटी का स्ट्रक्चर क्या है इसकी साइंटिफिक स्टडी है कि समाज बनता कैसे, समाज शास्त्री इसकी पढ़ाई है। सर जेम्स फ्रेजर जो है, उनकी बुक है द गोल्डन बो, उन्होंने बताया है कि कैसे जो सोसाइटी है वो रिलीजन से साइंस की तरफ आई, और मिथ का इम्पोर्टेंस बताया कि इन साइकिल ऑफ सीजन्स में मिथ का क्या रोल है, उनका क्या एक्सप्लेनेशन है। फ्रेजर की जो थ्योरी है वो हमको एंशिएंट मिथ्स, प्रिमिटिव रिचुअल्स और ओल्ड कस्टम्स को एक साइंटिफिक तरीके से देखने का मौका देती है, या हमको साइंटिफिक तरीके से हम उसको देख सकते हैं। जो है हम अपनी मिथ्स को केवल एक कहानी की तरह नहीं लेते हैं, उनको हम सीरियसली लेते हैं कि वो स्टोरी अगर है किसी भी काव्य में, एपिक में, तो वो क्यों है, उसका क्या मतलब है ना, उससे हमें क्या शिक्षा लेनी चाहिए, उससे क्या सीखना चाहिए, क्या छोड़ना चाहिए, क्या अपनाना चाहिए। तो ऐसे ही द फाइंडिंग्स ऑफ द मॉडर्न एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैव प्रोवाइडेड अ रिच सोर्स ऑफ मटेरियल्स फॉर द मॉडर्न पोएट्स एंड नॉवेलिस्ट। जो बड़े बड़े पोएट्स थे, सीरियस पोएट्स थे, जैसे टी.एस. इलियट, W.H. ऑडन, इन्होंने मिथ का भरपूर प्रयोग किया है। टी.एस. इलियट के वेस्टलैंड में अगर हम देखें तो उन्होंने बहुत सारे यूज़ किए है, लास्ट में संस्कृत वर्ड यूज़ किया है। देखो, जब कोई भी राइटर हो, जैसे कार्ल मार्क्स है, ग्राम्स्की, वेबर और बहुत सारे अदर्स हैं, ऐसे बहुत सारे राइटर्स हैं, जब भी कोई वर्क अपना लिखते हैं तो ये अपना ही
आइडिया नहीं बताते बल्कि उस पूरे समाज का आइडिया बताते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं इनके आइडियाज़ भी समाज से प्रभावित तो होंगे ही, तो वो उनका अकेले का वर्क नहीं रहता, वो वर्क जो है वो सारे लोगों से संबंधित रहता है उस समाज के। दिस इज़ वाई इन एवरी एज ऑथर्स ऑफ अ क्लास इन स्पाइट ऑफ देयर इंडिविजुअलिटी शेयर कॉमन आइडियाज़ एंड कॉमन थीम्स। कोई भी लिटरेरी स्कॉलर होगा, यदि उनको नॉलेज है इन सब्जेक्ट्स की, तो वो एक बेटर पोजीशन में है, वो लिटरेरी टेक्स्ट को अच्छे से समझ सकता है, क्योंकि उसने इन सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से समझा है, उसकी डीप स्टडी की है, बहुत सारे क्रिटिकल थ्योरीज को समझ पाएगा। एंड डिफाइन हिज क्रिटिकल स्टैंस वाइल राइटिंग हिज थीसिस। तो हमारे ये चारों कंप्लीट हो गए, लिंग्विस्टिक्स, साइकोलॉजी, क्रिश्चियनिटी एंड सोशियोलॉजी। अब कंक्लूज़न है ये, है ना। अब किसी भी करिकुलम में ये चीज़ तो महत्वपूर्ण है कि जो बच्चा है वो किस लिए पढ़ रहा है, सीखने के लिए पढ़ रहा है, तो उसको सपोर्ट करना चाहिए। जो रिसर्च है वो हमको ये साफ बता देती है इसका इम्पोर्टेंस, कि हम जिस टॉपिक के बारे में रिसर्च कर रहे हैं उसका बैकग्राउंड नॉलेज कितना ज़रूरी है। नॉलेज नहीं होगा तो आप अपने थीसिस में कदम भी आगे नहीं बढ़ सकते। और इसके लिए एक रिसर्चर की जो इंस्ट्रक्शनल स्ट्रैटेजीज़ हैं वो बहुत ही मजबूत होनी चाहिए, क्योंकि वही इंस्ट्रक्शनल स्ट्रैटेजीज़ जो हैं वो मतलब जो रिसर्च करवा रहा है उसकी इंस्ट्रक्शनल स्ट्रैटेजी बहुत मजबूत होनी चाहिए, तभी वो स्टूडेंट को जो उसका कंटेंट है, उसका कंटेंट एरिया लर्निंग है, वो अच्छे से सपोर्ट कर पाएगा। दूसरा जो इम्पॉर्टेंट कंक्लूज़न है जो समझ में आता है रिसर्च से, जो बहुत महत्वपूर्ण है, वो ये कि स्टूडेंट की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, वो कैसा है, किस एटीट्यूड का है, किस बैकग्राउंड से आ रहा है, और उसका जो टॉपिक एरिया है उससे वो कितना फैमिलियर है, और उसको प्रायर नॉलेज कितनी है। तो जब हम अप्रोच सेलेक्ट करेंगे उसको बैकग्राउंड नॉलेज देने की, मान लीजिए नहीं है किसी को, तो उसको तो देना पड़ेगा ना बैकग्राउंड नॉलेज, उसको तो नहीं हटा सकते। तो मान लो एग्जाम्पल के लिए कि कोई बच्चा है, उसके पास इनएक्यूरेट प्री कंसेप्शंस हैं और प्रायर नॉलेज से वो हेल्प नहीं किए जा सकते, तो ऐसे बच्चों के लिए ऐसे इंस्ट्रक्शन जो उसको क्लैरिटी दे सकें या उसके प्रायर नॉलेज को एक्सपेंड कर सकें, ये ज़रूरी हो जाते हैं और हमको ऐसे ही अपनाने चाहिए। जब हम इफ़ेक्टिव इंस्ट्रक्शनल स्ट्रैटेजीज़ इम्प्लीमेंट करेंगे, सिलेक्ट करेंगे टू बिल्ड एंड और एक्टिवेट बैकग्राउंड नॉलेज, teachers can better support all students on their way toward reading to learn and succeeding throughout the curriculum.